वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, प्यारे प्यारे गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, छात्र एवं छात्राओं, लड़के एवं लड़कियों, बालक एवं बालिकाओं, छोरा एवं छोरियों, स्टूडेंट एवं स्टूडेंट्स, सभी लोगों को कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जी हाँ, बेस्ट ऑफ लक। कल का पेपर आप सभी लोगों का बहुत अच्छा पेपर जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। मैं आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। जो भी हमारे प्यारे बच्चे रात दुलारे आंखों के तारे परीक्षा देने जा रहे हैं कल, सभी को बिल्कुल प्यार भरा आशीर्वाद, शुभकामना और बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास व्याकरण की क्लास है, जो कि अब हिंदी का आज की लास्ट की क्लास रहेगी। इसमें क्लास 10th और क्लास 12th दोनों को मैंने मिक्सअप कर दिया है, और क्योंकि समय बहुत कम है, दोनों को मिक्सअप करने के बाद लास्ट में आपको पत्र लेखन, जी हाँ, पत्र भी आता है क्लास 12th में। पत्र लेखन, कैसे पत्र लिखा जाएगा, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर, हो सकता है आज की क्लास थोड़ा सा बड़ी हो जाए क्योंकि लास्ट क्लास है। चलिए शुरू कर देते हैं फिर प्रभु का नाम लेकर के। पहले बात करेंगे रस की। वाह क्या बात है! किसका रस? गन्ने का रस, अनार का रस, है ना। लेकिन यहाँ पे रस जो है, हमारे साहित्य के रस की बात हो रही है। जी हाँ, रस, यहाँ पे प्रश्न ये पूछ सकता है कि हास्य रस या करुण रस के अस्थाई भाव पूछ सकता है, या फिर उसकी परिभाषा पूछ ले और उसके उदाहरण, परिभाषा और उदाहरण पूछ सकते हैं हास्य रस या करुण रस की। ठीक है ना, अथवा में रहेगा तो आप कोई सा भी याद कर लो। तो बात करेंगे पहले हास्य रस की। जैसे कि हास्य माने हंसना। हास्य का मतलब क्या हो गया? हंसना। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। क्या है? हास है। किसी भी व्यक्ति की, अब समझिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह विकृत रूप हो, यानी उसको देख करके, देखिए जैसे जोकर का काम होता है, कॉमेडियन का काम होता है, वो क्या कराते हैं? वो हंसाते हैं। तो इसी प्रकार के जो हृदय में विनोद उत्पन्न हो जाए, हंसी, वेशभूषा देखकर, तमाम चीज़ें देख करके उत्पन्न हो जाए, वहाँ पे हास हो जाता है। क्या हो जाता है? हंसी आ जाती है। इसीलिए उसे हास्य रस कहते हैं। इसको देखिए, मेन आपका क्या होना चाहिए? आपका सार, यानी कि इसका जो भाव है वो सही हो। बाकी आप परिभाषा अपने शब्दों में बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो लिखा है वही आप याद करिए अक्षर बाई अक्षर। आप अपने से परिभाषा बनाइए ना, वो अच्छा नंबर उसमें मिलेगा। अब एग्जाम्पल देखिए करा है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। यही हास नामक अस्थाई भाव। हास क्या है? अस्थाई भाव। एमसीक्यू में पूछ सकता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखें। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे गौतमतीय तरी तुलसी सो कथा सुनी भय मुनि वृंद सुखारे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे आपका जो है एंजॉय कर दे, हास्य रस है ना, इसलिए आपको भी आनंद आ जाए। तो यहाँ पे ये कह रहा है माय डियर कि ये जो एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या, इसका अर्थ देखिए। ये तो आपका एग्जाम्पल है और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये आप समझ लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पूछ सकता है कि इसमें कौन सा स्थायी भाव है या रस है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनियों की इस सोच पर हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श से यहाँ की सभी सिनाएं अब चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी। ठीक है ना। ये बात उस समय की है जब भगवान श्री राम ने अहिल्या, जी हाँ, अहिल्या को जब श्राप दिया गया था, तो अहिल्या पत्थर की बन गई थी। तो भगवान श्री राम ने उनको अपने पैरों से जब टच कर दिया, तो वो एक मतलब अपने ओरिजिनल रूप में आ गई थी, तो वो अहिल्या बन गई। तो यहाँ पे जो वहाँ पे पर्वत पे रहने वाले जो तपोव्रतधारी, यानी जो सन्यासी लोग हैं,
वो इसी बात से डरे हुए हैं कि अगर भगवान श्री राम यहाँ आ जाएंगे तो जो भी पर्वत को, जो भी पत्थर को या शिलाओं को, शिलाओं माने क्या होता है, पत्थर, जिसको वो पैर से टच कर देंगे, जब वो सुंदर नारियां बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? नारियां बन जाएंगी। और ऐसी उनकी सोच पर हंसी आती है कि वो लोग इस प्रकार की सोच रख रहे हैं। तो जब हंसी आ रही है तो वहाँ पे अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा, यानी कि हंसने वाली बात। और विभाव, आलंबन और आश्रय। आलंबन कौन हो गया? विंध्य के वासी तपस्वी। आलंबन जिनके वजह से हंसी आ रही है ना, तो विंध्य के वासी तपस्वी हो गए। और आश्रय यानी पाठक, जो इसको पढ़ रहे हैं, जैसे हम आप पाठक हो गए। अब उद्दीपन क्या हो गए? यह देखिए आ गई ना, अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना, स्तुति करना। मैंने अभी बताया था ना माता अहिल्या के बारे में, जब इंद्र के द्वारा इनको छला गया था, है ना। रही नारी गौतम की घर में अकेली, चला इंद्र छलने सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम है अहिल्या। तो उन्हीं को श्राप दे दिए थे, खुद गौतम ऋषि ने ही श्राप दे दिया था कि तुम पत्थर की बन जाओगी। और फिर जब पूछने पर कि उसका कैसे उद्धार होगा, तो उन्होंने बताया कि जब भगवान प्रभु श्री राम आएंगे और वही तुम्हारा जो है उद्धार करेंगे। तो इसी बात से वो सब जो है परेशान हो जाते हैं कि भगवान श्री राम आएंगे, सभी पत्थर छू लेंगे तो नारी बन जाएंगी। अनुभाव देखिए, हंसना हो गया। संचारी भाव, स्मृति हो गया, चपलता हो गया, उत्सुकता हो गया, आदि तमाम। ये तो बात हो गई हास्य रस की। अब चलिए बात करते हैं करुण रस की। कैसे? करुण रस की। करुण रस का मतलब दया। करुण रस का मतलब क्या हो गया? दया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करुण रस भी आता है एग्जाम में। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, माने ऐसी बातें जिनको सुन के या देख के शोक आ जाए। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। देखिए परिभाषा मेन क्या है, आप अपने से बनाना सीखिए। शब्द आप चुन लीजिए, परिभाषा आप अपने से बना के लिखिए। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दे रहा है कि शोक का भाव। कैसे? शोक का देखिए, कर मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यानी श्रवण कुमार की माता, जब श्रवण कुमार को राजा दशरथ के द्वारा तीर लग जाता है तो उनकी माता विलाप करती हैं। क्या करती हैं? विलाप करती हैं। और विलाप कब किया जाता है? जब दुख होता है ना। तो दुख होने पे करुण रस की उत्पत्ति हो जाती है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, अस्थाई भाव क्या है? शोक है, क्योंकि श्रवण कुमार मर जाते हैं, उनके शोक में वो ऐसा करती हैं। श्रवण वही श्रवण कुमार, उनके अंधे माता पिता थे। और आश्रय यानी पाठक, जो पाठक होते हैं। उद्दीपन, दशरथ की उपस्थिति, यानी उन्हीं की वजह से यह हुआ, दशरथ, है ना। एक मारे से एक मरा, सुनत मरन दो और, मारन वाला तब मरा जब तीन निकले और। बताइए इस पहेली का आंसर क्या होगा? अनुभाव सिर पटकना, प्रलाप करना। संचारी भाव स्मृति, विषाद और आदि। ये सब इसके किसके? करुण रस के हो गए। अब यहाँ पे कुछ MCQ क्वेश्चन दिए हैं, देखिए बहुत है क्वेश्चन। अब इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। जथा पंख, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। जथा पंख बिनु खगत अति दीना, मन बिनु फन कारबर करहीना। असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ दैव जिया वही मोही। यहाँ पे कौन सा स्थायी भाव होगा ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये वाला 6 नंबर। देखिए, शोक विकल रो वही सब रानी, रूपशील बल तेज बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकार, परहि भूमि तल बारहि बारा। यानी इसमें करुण रस, यानी इसमें भी शोक का भाव है, इसलिए करुण रस हो जाएगा। ये एग्जाम्पल्स हैं और आप अपने से एग्जाम्पल देख लीजिए। अब बात करते हैं अलंकार की। अलंकार में आपको जैसे उपमा हो गया, रूपक हो गया और उत्प्रेक्षा हो गया। ऐसे तो इंग्लिश में भी आप देखिए उपमा को सिमिली बोला ही जाता है। मेटाफर हो गया, यानी कि आप इंग्लिश में भी पढ़े होंगे कक्षा 12 में,
सिमिली और मेटाफर वगैरह। तो ये उपमा और रूपक और उत्प्रेक्षा तीनों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तीनों में से एक जरूर आ जाएगा, अथवा में भी आ सकता है, इसलिए याद करिए। उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए, समानता बताई जाए, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। यानी कि उपमा अलंकार का मतलब यहाँ पे होता। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं अब और आप लोगों को बता दूं कि हिंदी के, ये तो मेरी जो क्लास ये चल रही है, ये तो चल ही रही है, लेकिन आप हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने 2023 में, जी हाँ 2023 के स्टूडेंट्स के लिए मैंने यूपी बोर्ड एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड के लिए मैंने बनाया है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी की मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्लासेज उसमें तैयार किए थे, आप देख लीजिए उसमें पीछे जा कर के, उसमें भी आपको मिल जाएगा, संधि वगैरह मिल जाएगा, है ना, समास मिल जाएगा, समास विग्रह मिल जाएगा, तमाम बहुत से हैं, आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे अब देखिए, उपमा यानी लाइक, जैसे इंग्लिश में लाइक मिल जाता है, तरह, है ना, उसके समान, उसके तरह। अब यहाँ पे देखिए, जैसे करें राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, यानी राधा के चरण कैसे हैं? गुलाब के समान हैं। तो यहाँ पे गुलाब के कोमलता की तुलना किससे की गई है? राधा के चरण से। माने देखिए, गुलाब भी क्या होते हैं? कोमल, और राधा के चरण भी क्या है? कोमल। तो यहाँ पे कोमलता क्या है? इनकी एक एडजेक्टिव हो गया, यानी विशेषता। गुलाब की भी विशेषता हो गई और राधा की भी विशेषता हो गई। तो राधा का भी गुण क्या है? कोमल, और गुलाब का भी क्या है? गुण कोमल। यानी दोनों के समान गुण की तुलना की जा रही है, किससे? गुलाब से और राधा से की जा रही है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे देखिए और भी एग्जाम्पल। अब हाँ, इसमें एग्जाम्पल समझिए। देखिए यहाँ पे जब अगर वाक्य में सी सा सरिस है ना, से, ये सब वर्ड पहचानने के हैं। जैसे मैंने इंग्लिश में आपको पढ़ाया है, लाइक अगर आ जाए, जी हाँ, एज आ जाए, डॉट डॉट एज आ जाए, सो डॉट डॉट एज आ जाए, तो क्या बताते हैं आप? सिमिली बताते हैं कि नहीं बताते हैं? सिमिली अलंकार, है ना। उपमा, सिमिली को ही तो बोला जाता है उपमा। तो इसमें भी तो यही है, सी, सरिस, सा, है ना, से, अगर ये सब वर्ड मिल रहे हैं तो जान लीजिए उसको उपमा अलंकार आप मान लीजिए। क्या मान लेंगे? उपमा अलंकार, ठीक है ना। अब रूपक अलंकार की बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाफर बोलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ उपमेय में, क्या चीज? जहाँ उपमेय में उपमान की, किसकी? उपमान की भेद रहित आरोप हो। कैसे हो? भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय प्रस्तुत हो और उपमान अप्रस्तुत हो। उपमेय तो आपके सामने हो और उपमान आपके सामने न हो, जो कि कल्पना के अंतर्गत आ सकता है। और वहाँ पे जैसे मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता, यानी कि चंद्रमा के समान मुख। कैसे? तो अब यहाँ पे मुख क्या है? मुख तो प्रस्तुत है, लेकिन चंद्रमा, चंद्रमा क्या उपस्थित है? नहीं, लेकिन चंद्रमा के समान। अब भाई मान लीजिए आपने कहा कि सर रात में हम बोल देंगे, चलिए और बताइए क्या करेंगे आप? हम रात में कह देंगे मुख चंद्र, तो चंद्रमा तो दिखा देंगे ना आसमान में। अरे मेरे भैया, अरे रतिया में ना देखो ना, दिन में मान लो कह दिए तो क्या करोगे बताओ? तो मुख चंद्र, तो यहाँ पे मुख तो आपके सामने प्रस्तुत होगा माय डियर, लेकिन चंद्रमा, चंद्रमा अनुपस्थित होगा। तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा, जो कि अप्रस्तुत है। और मुख क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा, जो कि आपके सामने प्रेजेंट है ना। मन सागर मेरा लहराता। अब यहाँ पे देखिए, मन भी क्या है? आपका मन है, आपके पास है, तो ये प्रस्तुत मान लीजिए। सागर आप लेके चल रहे हैं क्या भैया? समुद्र कहाँ लेके, झोला में डाल दिए हैं क्या सागर? है ना। तो सागर अब अप्रस्तुत है, इसलिए यहाँ पे उपमान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? रूपक, यानी उसको मान लिया गया। मन को सागर की तरह लहरा रहे हैं भैया, लहर लहर तिरंगा। अच्छा चलिए, अब दूसरा क्या? चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल यानी कि कमल रूपी चरणों की वंदना। कैसे? कमल रूपी चरणों की वंदना। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट देखिए,
हर जननी में बालक तेरा, इसको याद रख लीजिए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, ये वाला। और माया दीपक नर पतंग, भ्रम विभ्रम इवै पड़ंत, इसको याद कर लीजिए। बाकी हाँ ये वाला 7वां, बिकसे संत सरोज सब, हरसे लोचन भृंग, ये तो जरूर आप याद कर लीजिए, परीक्षा में आ सकते हैं। बाकी आप अपने से भी और याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले, हमारा क्या उत्प्रेक्षा अलंकार अगला। उत्प्रेक्षा में क्या करें, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि ये सब प्रतीक होते हैं। यानी कि अगर शब्द में मनु मानो आ गया, जनु जानो आ गया, मनहु आ गया, जनहु आ गया, तो जान लीजिए भैया ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। समझ रहे हो। जैसे अब देखिए एग्जाम्पल कुछ याद करिए ना भैया, जैसे मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, तो अब सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोनी गात, मनोनील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। अब यहाँ पे अब देखिए शब्द क्या आया है, मनो आया है। क्या आया है, मनो आया है। तो जब ये मनो आया है तो जान लीजिए, अभी आपने पढ़ा ना मनु मानो जन जानो, तो सीधा एकदम डंके की चोट पे क्या बता देंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है ना, ये बिल्कुल एकदम शॉर्ट कट आप चलिए। अब यहाँ पे देखिए ये वाला एग्जाम्पल देखिए, मोर मुकुट की चंद्रकनु, यो राजत नंदनन, मनुषस शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। देखिए मनु आ गया, जब मनु आ गया तो जान लीजिए कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे चलिए भैया, साए साए। अब देखिए, पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। अब यहाँ पे देखिए भैया जी, मानो आ गया, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु आ गया। देखिए ये सब उत्प्रेक्षा है ना। तो ये देखिए यहाँ जनु आ गया, ऐसे समझिए, लता भवन ते प्रकट भय, ते ही अवसर दो भाई, निकसे जुन जनु जुग विमल विधु, जलज पटल बिलगाय। ये देखिए जनु आ गया। इस प्रकार से आपके क्या है, ये सब एग्जाम। यहाँ देखो मानो आ गया, मानो आ गया। तो ऐसे ही ये वाला एग्जाम्पल याद कर लीजिए 5 नंबर का, चमचमात चंचल नयन वाग, चमचम चमचम, चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट छीन, अब मानहु सुर सरिता विमल, जग उछरत जगमीन। वाह भाई वाह, इसको आप याद कर लीजिए, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए आगे बढ़िए भैया, देर मत करिए। छंद, वाह, अध्ययन हेतु पाठ सामग्री, इसको थोड़ा सा कम जूम कर दे। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रोला अथवा सोरठा में से किसी एक छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए। रोला छंद की परिभाषा सोरठा छंद की, तो अथवा में रहेगा, अथवा में आप कर ले जाएंगे। रोला की बात कर लेते हैं। चलिए पहले परिभाषा, यह 4 पंक्तियों वाला एक समात्रिक छंद होता है। कैसे 4 पंक्ति बनेंगी, इसमें 8 चरण होते हैं। कितने, 4। जब 4 पंक्ति रहेगी तो 8 बन जाएंगे, 2 चौक 8। प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम यथ से 24 मात्राएं होती हैं। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, मात्रा गिनना। ये जो भैया जो यस वाले हैं, ये बड़ा वाले हैं। कैसे, जिसमें बड़ा, देखिए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, है ना। ये सब जो मात्राएं होंगी, कैसे, ये सब जो मात्राएं होंगी, और औ, ओ, यानी ये सब जो मात्राएं होंगी इनको दीर्घ बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया, दीर्घ। यानी यस के मॉडल बनेंगी। क्या बनेंगी, यस के मॉडल बनेंगी, इनको गिना जाएगा। और ये जो एक लाइन है इसको लघु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लघु।
तो ये मात्राएं जो होती है लघु और दीर्घ होती हैं, जो यश की तरह हैं दीर्घ, जो लघु की तरह एक। इनको एक गिना जाएगा, इनको दो गिना जाएगा, ठीक है ना। जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी निज बल से बल। अच्छा, एक तो ध्यान दीजिएगा, कभी हो सकता है कि आपको ये दे है ना, और देने के बाद पूछ ले इसकी मात्राएं गिन के बताइए कि ये क्या है, दोहा है, चौपाई है, छंद है, सोरठा है, रोला है, क्या है, ऐसे आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब सोरठा देखिए, हाँ सोठ नहीं सोरठा, सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। पहली बात तो याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ लिया तो क्या करोगे, अर्धसम, वो सम मात्रिक है, ये अर्ध सम मात्रिक है, ठीक ना। इसमें भी 4 चरण होते हैं। देखिए 2022 में आया है, 2024 में टपकने के लिए तैयार है, बिल्कुल एकदम टपका खा के टपकेगा, ठीक है ना। प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, यानी कि प्रथम और तृतीय विषम वाली में, और द्वितीय और चतुर्थ यानी जो सम होती हैं सम चरण, उनमें 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु और लघु यानी दीर्घ और लघु होते हैं, हमने आपको अभी बता दिया, गुरु भी बोलते हैं इसको। आगे चलिए, बहुविकल्पी प्रश्न देख रहे। मैं समझो निर्धार यह जग कांचो कांच सो एक रूप अपार, प्रतिबिंबित लखियो। तो यहाँ सुन केवट के बैन, यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट कर लीजिए, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब ये उपसर्ग आ गया, उपसर्ग माने जो पहले लग जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे अनु इंपॉर्टेंट है, अनु से जैसे शुरू में, देखिए उपसर्ग क्या होता है, शुरू में लगता है। तो देखिए अब यहाँ देखिए जैसे अनुकरण, तो करण तो होता है, करण माने कारक, और अनु लग गया तो अनुकरण हो गया। अनुरूप, यहाँ पे रूप देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर इन दोनों को अलग करेंगे तो दोनों का अर्थ आना चाहिए। यानी देखिए अनु प्लस रूप, तो रूप माने क्या हुआ, रूप माने आपका चेहरा हो गया, रूप बनावट हो गया, और अनु लग गया तो अनुरूप हो गया, जैसे आपके अनुसार हो गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ, बदल गया ना। इसलिए इसको उपसर्ग बोलते हैं, जो शुरू में आकर के शब्द का अर्थ बदल दे, उसको उपसर्ग बोलते हैं, जो शुरू में आकर के। प्रत्यय क्या होता है, देखिए प्रत्यय क्या होता है, अंतिम में आता है। क्या आता है, अंतिम में। जैसे देखो आई, ये देखो आई प्रत्यय है, इससे बहुत आता है। चतुराई, देखो चतुर हुआ, चतुर, चतुर प्लस, अब इसमें आई जोड़ दो, तो चतुर का अर्थ होता है ना, चतुर का क्या होता है, अर्थ होता है ना, चतुर माने चालाक, जैसे आप लोग हैं, है कि नहीं। आई चतुराई हो गया, क्या हो गया भैया जी, चतुराई हो गया। इसी प्रकार से आई में अपन, देखिए पन भी इंपॉर्टेंट है, जैसे बचपन, लड़कपन, भोलापन, बड़प्पन, पागलपन। हाँ पागलपन याद कर लीजिए, बहुत पगलाते हैं आप लोग, नहीं जी दूसरे। आहट, ये देखो ये सब इंपॉर्टेंट मैंने लगा दिया है, गोला, आहट हो गया। आनी, हाँ देखतानी, हाँ भोजपुरिया वाला ना लिख दीजिएगा, आवतानी, है ना। चलिए आहट, हट, घबराहट, जगमगाहट, सरसराहट, गड़गड़ाहट, चिल्लाहट। अब देखो आनी, आइन, हाँ सेठानी, सेठाइन, नौकरानी, देवरानी, जेठानी, पंडितानी, पंडिताइन, ये सब इसके क्या हैं, ये सब प्रत्यय हैं, है ना। समास, ये देखिए समास में द्विगु समास, पहले बात करेंगे द्विगु समास की। द्विगु समास जिस समास में पहला शब्द संख्या यानी गिनती वाला हो, दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष संबंध हो, समस्त पद समूह। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें गिनती की बात होगी, किसकी गिनती, जैसे देखिए शताब्दी, शताब्दी का मतलब क्या होता है, शत, शत का मतलब 100, अब्दों का मतलब वर्ष का समूह, शताब्दी माने 100 वर्ष, शताब्दी मतलब क्या हुआ भैया, 100 वर्ष। इसका शुरू का गिनती देखिए है ना, शत, त्रि, 12, त्रि, ये देखिए, यानी जो गिनती वाले शब्द आते हैं वो सब द्विगु होते हैं, क्या होते हैं, वो सब द्विगु होते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब इसमें देखिए हम एग्जाम्पल आपको इम्पोर्टेंट बता दे रहे हैं, जैसे पंचवटी, 5 वट, वट का मतलब वृक्ष, 5 वट, पंचवटी वृक्षों का समाहार, 5 वृक्षों का समाहार। त्रिभुवन,
ये आ जाएगा सप्त ऋषि आ सकता है, और तिरंगा भी पूछ सकता है, नवनिधि पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ इनको तो एकदम जवान पर रट लो। और ये पूछ सकता है त्रिभुज, त्रिभुज आ गया, और त्रिदेव, त्रिदेव आ गया, दशावतार, 10वां अवतार जिसको बोला जाता है, नवरात्रि मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, नवरात्रि। क्या लगाएंगे? नवरात्रि, इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया है। द्वंद्व समास में देखिए क्या होता है ना, और बीच में और शब्द आता है। जैसे देखिए देश विदेश माने देश और विदेश, माँ बाप, माँ और बाप, यहाँ और शब्द आएगा। देखिए यहाँ इस वाले देखिए ये पूरा और शब्द जुड़ा है ना, ये द्वंद्व का मतलब ही यही होता है कि और शब्द, रात दिन। बीच में एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें बीच में हाइफन, ये देखिए इसमें हाइफन लगा है ना, ये इसको ये जरूर रहेगा। जिसमें आ जाए जान लीजिए ठोक दीजिए द्वंद्व समास। हाँ, नहीं आ रहा है तो छोड़िएगा नहीं, बस एकदम लगा दीजिएगा। तत्सम तद्भव एवं पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव समझ रहे हैं ना, तत्सम तद्भव। हाँ देखिए, अच्छा इनको समझ लीजिए। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में प्रचलित हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि संस्कृत के भाषा, संस्कृत से लिए गए शब्द, उनको क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और जो संस्कृत के से हिंदी में बन गए, क्या बन गए? हिंदी में बन गए, पुरानी हिंदी में, उनको तद्भव कहते हैं। अब पर्यायवाची तो आप समझ ही रहे हैं, जो कि एक से अधिक शब्दों के। अब यहाँ पे देखिए जैसे अटारी, देखिए टिक लगाए हैं हम, अटारी इसको याद कर लीजिए। आँख ये भी याद कर लीजिए, तद्भव है ना। और तत्सम क्या है? जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं। और आंसू का अश्रु ये याद कर लीजिए। और अंगूठा याद कर लीजिए। आखर, आखर याद कर लीजिए, आखर आ सकता है, अक्षर है ना। इसी प्रकार से और भी इम्पोर्टेंट है। और आप हाँ यहाँ पे देखिए कबूतर, कपोत, कपूत, और कुम्हार, कुआं, किवाड़, किवाड़ इम्पोर्टेंट है, किवाड़, किवाड़ लिख लीजिए। कपाट है ना, मंदिर का कपाट कहते हैं ना, बंद हो गया, खुल गया। कपड़ा, यहाँ देखिए कपड़ा, कपड़ा इम्पोर्टेंट है। खीर, खीर, क्षीर सागर होता है ना, खीर। और गधा, एक ठो गधा, गधा वाला कहाँ गया? ये है गधा, अरे गधा, गर्दभ, गेहूं, और गुनी, गांव, ये सब इम्पोर्टेंट है, इनको लगा लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं माय डियर पत्र लेखन की। पत्र लेखन कैसे लिखते हैं, सरलता से पत्र कैसे लिखेंगे? तो याद रखिएगा इसके पॉइंट, इसमें बहुत समस्या नहीं होती माय डियर, एकदम सरल होता है, एकदम सरल, समझ रहे हैं ना। घबराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें कहाँ सेवा में लिखना है ना, कहाँ हमें सर मैडम लिखना है, कहाँ पे हमें भवदीय लिखना है, कहाँ पे तारीख डालना है। बाकी आप उसके बीच में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। पत्र लेखन हमेशा सरल भाषा का प्रयोग करिए, बहुत कठिन भाषा का प्रयोग मत करिए। स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, साफ साफ एकदम, जो कोई भी पढ़े आपकी बातों को समझ सके। पत्र लेखन में कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पत्र लेखन में अपना उद्देश्य अच्छे से लिखे कि आप किस लिए पत्र लिख रहे हैं, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। दूसरी चीज एक ध्यान दीजिएगा, नियुक्ति से रिलेटेड, कैसे नियुक्ति, नियुक्ति से रिलेटेड प्रश्न जरूर आते हैं एप्लीकेशन लिखने के लिए। जैसे किसी कंपनी में हो गया, किसी ऑफिसर के पास सरकारी नौकरी के लिए हो गया, प्राइवेट नौकरी के लिए हो गया, तमाम आदि हैं। बाकी आप लिख ले जाएंगे पत्र में और निबंध में, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी की बात है, इंग्लिश की तो है नहीं। अब देखिए मैं एक मॉडल आपके लिए लाया हूँ। कह रहा है कि किसी विद्यालय के प्रबंधक को, जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय के जो प्रबंधक हैं उनको आप प्रवक्ता पद पर, यानी जो लेक्चरर होते हैं जो इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं, कक्षा 11
12। इनको लेक्चरर बोला जाता है, प्रवक्ता बोला जाता है, जो पढ़ाते हैं। नियुक्ति है तो एक आवेदन पत्र लिखिए। देखिए आवेदन पत्र आ गया ना, किसके लिए? नियुक्ति के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या लिखना है आपको, पहले आपको लिखना है माय डियर सेवा में, फिर जिसको भी भेजना, जैसे यहाँ पे प्रधानाचार्य कहा जा रहा है तो प्रधानाचार्य हो गए, बाकी आप वहाँ पे अधिकारी होंगे तो अधिकारी को, किसी विभाग को लिखना तो वो, और उसका यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखिए दिनांक यहाँ पे ऊपर लिख दिया है ना, आप नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ भी सही है। विषय, मेन चीज होता है विषय, कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं। हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति पत्र है तो आवेदन पत्र। मान्यवर, अब इसके बीच में आप अपनी पूरी बातों को लिख दीजिए, अपनी पूरी जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आपकी योग्यता हो, जो पढ़े लिखे हों। फिर उसके बाद यहाँ पे आप बताएंगे कि आपकी योग्यता क्या है, जैसे मैट्रिक, आप इंटरमीडिएट हो, किस विषय से हो वो, तमाम बीएड वगैरह हो कि नहीं, तमाम और भी जो आपकी योग्यताएं हो, अनुभव, उसको आप लिख सकते हो। लास्ट में आप भवधी लिख दीजिए, यानी आप भवधी में आप नाम नहीं लिखेंगे, XYZ तो इंग्लिश में लिखा जाता है ना, आप हिंदी में क ख ग आप हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है ना। इस प्रकार से आप यहाँ पे इस तरफ लिखिएगा, किस तरफ? इस तरफ, यानी इस तरफ, उस तरफ नहीं जाइएगा, इस तरफ लिखिएगा अपने बाएं हाथ, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ये समाप्त हो गया, ग्रामर की लास्ट क्लास थी माय डियर, ये समाप्त हो गया। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। मैं एक बार फिर कहता हूँ मेरे प्यारे साथियों कि मेरी जो पुरानी वीडियो पड़ी हुई हैं चैनल पर, आप उनको ओपन करके व्याकरण के और अच्छे से आप देख सकते हो, चाहे उसमें संधि हो, देखिए हमने बनाया है, आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। संधि हो गया, समास हो गया, आदितीज, अलंकार, और भी अच्छे तरीके से आपको मिल जाएंगे पूरा विस्तृत में, ठीक है ना। तो आप उसको देख लीजिए प्लेलिस्ट में जा कर के। बाकी ये काम भर का हो गया है आपका। चलिए फिर अगली क्लास में पुनः आपके साथ हाजिर हो जाएंगे, ठीक है। एक बार पुनः बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए, शुभकामना, ऑल द बेस्ट, और लाख लाख करोड़ करोड़ बार आपको शुभकामना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।